उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से रेणु चतुर्वेदी की लंबी बातचीत का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से। बहुत ही अपने आप में अजीबो गरीब घटनाओं से जुड़ी हुई ये बातें हम साझा कर रहे हैं। एक लंबी बातचीत की ये अगली कड़ी हाजिर है हम फिर लेकर आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, तो करते हैं बातचीत जारी। आपने बताया जो गृह प्रवेश में मैं पूरा फिल्म में था। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जब सबसे पहले आपने संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर को देखा तब आपका क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा लगा आपको? अभी आप सोच सकते हैं, एक तो इतने दिनों का मेरा ये सपना, और इन लोग को इतना पिक्चर देख के आए मैं। हाँ। हर पिक्चर देखता था ना, तो फिर संजीव कुमार का जितना पिक्चर है सब देखा, शर्मिला जी को जितना पिक्चर है सब देखा। तो देखा हुआ इन लोग सामने जब दिखाई दे रहे हो तो पर्दे में दिखाई दे, तो वो तो बोलने के पर मैं वो ना तो मेरा खुशी जाहिर कर सकता था, क्योंकि भाई एक बासुदा उधर खड़े हैं, भाई एक कोना पकड़ो जहाँ पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको लगता नहीं था कि संजीव कुमार से जाके बात कर लें? नहीं, वो साहस नहीं था, क्योंकि बासुदा ने क्लियर बोला था, देखो मैं कोई ये नहीं, मैंने मुझे नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो मौका आपको कब मिला संजीव कुमार से बात करने का? नहीं, मौका कभी भी नहीं मिला। कभी भी नहीं, ना मैं ट्राई किया। अच्छा, क्योंकि मुझे जो मौका मिला था ना, मतलब ये जो आपने उसका भरपूर फायदा उठाया, उसका मजा लिया, और उसके लिए मतलब फायदा ऐसे आप सोच नहीं सकते। वहां पर प्रीव्यू थिएटर भी होता था बॉम्बे लैब में, रिकॉर्डिंग रूम भी होता था। प्रीव्यू थिएटर में वो जो भी पिक्चर आते थे वो चला के देखते थे, मतलब कंप्लीट ना हो, जितना पिक्चर शूटिंग हुआ एडिट करके।
दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उजाले उनकी यादों के में निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से। आपने किससे किससे दोस्ती की और क्या क्या जुगाड़ आपने लगाया और कैसे अपने काम आप निकाल लेते थे? तो जो वहाँ पे जो ऑपरेटर होता था ना, माने जो प्रोजेक्टर चलाता था, उनसे दोस्ती कर लिया। उनको चाय मांग के देता था, उनको कोई सिंघाड़ा समोसा वमोसा खाएंगे हैं ना, वो मैं देख रहा तो तल रहे वो उधर कैंटीन में, अच्छा बन रहा है, ठीक, तो उनको पेश करते, तो वो मुझे प्रोजेक्टर रूम में खड़े होने के लिए परमिशन देता, क्योंकि अंदर तो मना है, वहाँ डायरेक्टर बैठा है, राइटर बैठा है, मैं कौन बाहर का आदमी क्यों घुसा, बड़े बड़े लोग बड़े लोग बैठे हैं, तो प्रोजेक्टर रूम का जो कांच का छोटा सा दूसरे, वहां से मैं पिक्चर देखता था। तो वहां से फिर मैं रियलाइज करता, अच्छा ये जोड़ के ये हुआ, ये जोड़ के वो अपना अंदर का प्रोसेस चालू था। क्या बात है, मतलब वाकई बड़ी रोचक आपकी कहानी है। जिस तरह से आपने पर्दे के पीछे से शूटिंग में कहीं कोने में खड़े होकर आपने जिस तरह से सीखा, पढ़ा और जिसका बखूबी आपने बाद में फिल्मों में प्रयोग किया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे लाइन में कोई था नहीं था एक्चुअली, नोबडी वाज देयर, दूर दूर तक। बहुत फिर उसका बाद भी एक अजीब बात है, जे मैंने सोचा जे चलो मुझे टेक्निकली थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। हाँ, तो मतलब ये कब तक चलता रहा सीखने वाला? ये चला करीब बहुत ज्यादा दिन नहीं चले, तो सबसे बड़ी बात है जब मैं 72 में आया था, 75 76 में मुझे मौका मिला, मतलब 3 साल 4 साल ऐसे निकल गए। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन था कि मानिक चटर्जी करके एक एसोसिएट डायरेक्टर थे बासु भट्टाचार्य का, तो मैं उनसे थोड़ा सा नजदीक होने लगे। और फिर उनको एक पिक्चर मिला उस समय डायरेक्शन का, वो पिक्चर था एनएनसीपी, बहुत बड़े उस समय प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत पिक्चर, सरगम बरगम, ये बहुत पिक्चर है, मतलब अब देखेंगे तो कम से कम 40 पिक्चर बने होंगे। एनएनसीपी का एक पिक्चर उनको मिला था जिसका नाम था घर, रेखा और विनोद मेहरा जी, घर। और दिनेश ठाकुर करके बहुत बड़ा एक स्टेज एक्टर था जो रजनीगंधा में था, अमल पालेकर को साथ, वो लंबे लंबे बाल और बड़ा बड़ा चश्मा, उन्होंने एक स्टेज भी उनका ये था जो उन्होंने खुद डायरेक्ट करते थे, एक्टिंग करते थे, वो राइटर था उस घर का। अच्छा, घर फिल्म के राइटर दिनेश ठाकुर। जी हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर था मानिक चटर्जी, जो शुरू होने वाले थे। जी, मानिक चटर्जी। मानिक दा को हाथ पांव पकड़ लिया, मानिक दा मुझे असिस्टेंट का चांस दीजिए। अच्छा, तो बोला ठीक है, अभी तो शुरू होने में डेट का है, लिखने का काम चल रहा है, ठीक है तो आ जा, दिनेश से भी मिला देता हूँ, तुझे इंटरेस्ट है कर ले, क्योंकि बासुदा का वहाँ देखा जे लगे हुए हैं। और लेकिन आप अनुशासन में थे, ये बड़ी बात थी उनका, इसके लिए बासुदा बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं बोले एक बार मैं अगर सामने आ जाऊं और कोई गलती में पकड़ रह जाऊं तो फिर तो मेरा ये भी चांस जो था ये भी चला जाएगा। जी दादा, वैसे तो दिल कर रहा है कि आपसे यूं ही बातें करते रहें, लेकिन गीत भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ एक गीत सुन लेते हैं। सैया हमारो सौली सूरतिया
मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। बगिया गुनगुन पायल छुन छुन, चुपके से आई है रुत मतवाली। बगिया गुनगुन पायल छुन छुन, चुपके से आई है रुत मतवाली। खिल गई कलियां दुनिया जाने, लेकिन न जाने बगिया का माली, बगिया का माली कौन खाए सैया हमारो। सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। खाके गिलोरी शाम से होंगे, सो जाए वो दिया बात से पहले। खाके गिलोरी शाम से होंगे, सो जाए वो दिया बात से पहले। आंगन अटारी में घबराई डालूं, चोरी के डर से दिल मोरा दहले, दिल मोरा दहले, कौन खाए सैया हमारो। सांवली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से। घोष दादा, अब ये बताइए कि माणिक दादा के साथ आपका कैसा रिश्ता था, दोस्ती या क्या मतलब? अभी मौका क्या मिल गया, जे मानिक दा अकेले थे, मतलब उस समय शादी वादी नहीं किए थे। उन्होंने ऐसे ही एक लॉज था जिसमें वो रहते थे। जी। पिक्चर डिले होते गए ड्यू टू डेट्स। रेखा का डेट वो नहीं आ रहा था, जी। मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा डिले होते गए। मुझे समझ आ गया ये मानिक दा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, क्योंकि एनएसीपी के वहां से पैसे आना बंद हो गया। जी। बासुदा को छोड़ चुके थे। अच्छा। नेचुरली वो जब पिक्चर मिले हाँ, तो नई करेंगे तभी। हाँ जी जी, नया करना था तो छोड़ते कर। बस फिर मैं वो मौका को छोड़ा नहीं। वहां से छूटता था 7 बजे सुबह, सीधा मैं भाग के आता था। खाट डांडा में एक लॉज में रहते थे। खाट डांडा में आता था, आके चाय का नीचे ऑर्डर देता था, आके नॉक करता था। चाय जब आता था बैठे रहता था, चाय के लिए वेट करता था। चाय वाले जब चाय लेके आता था और बिस्किट लेके नॉक करता था, मानिक दा चाय लीजिए। करीब 8 साढ़े 8 बज रहे। सुबह उठाना क्या काम, और सारा दिन मानिक दा को साथ लंच मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रात को जाना है जी। और फिर वो खाना मैं खिला रहा हूँ, सब प्रोसेस चालू है। और फिर रात को चला जाता था मैं काम पे, फिर सुबह मैं वहां आके लग जाता था। तो मानिक दा अभी एक ऑब्लिगेशन तो फील करते हैं, पर उनको पिक्चर शुरू नहीं हो रहा था। परेशानी में थे वो, बहुत परेशानी था। और उस समय वो लॉज वो लोग सेल आउट कर दिया था, मतलब कोई दूसरे पार्टी, तो उनको छोड़ना था। हाँ हाँ जी जी, वो बनने के लिए चली गई होगी। हाँ, तो जब जाने वाले हैं तो उनको नोटिस दे दिया था, आप 15 दिन या 20 दिन में। और प्रॉब्लम जो दूसरे जगह में जाओ तो फिर डिपोजिट ये वो। मैं फिर वो मौका ले लिया, क्योंकि मैं भी तो घूम रहा हूँ वैसे ही लॉज में। काट डंडा में एक फ्लैट और भी फ्लैट था, एक बिल्डिंग था, उसका ग्राउंड फ्लोर में एक रूम हमें मिल गया एजेंट का थ्रू से, जिसका एंट्रेंस सेपरेट था। मतलब उनका घर से अंदर से आना नहीं पड़ता था। एक सिंगल रूम और बाथरूम और ये सब थे साथ में, और 2 बेड भी थे।
अरे वाह। तो मैंने बोला मैं तो हम ले लेते हैं ये। हाँ। बोला पर पैसे, बोला आप चिंता मत करो ना, मैं मैं हूं डिपॉजिट ना। देता हूँ ना, मैं हूं ना, हाँ। हम लोग ले लेते हैं इसको, आपका प्रॉब्लम नहीं ना मेरे साथ। बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तू इतने दिन से आ रहा है, मैं देखा। हाँ, चाय नाश्ता साथ में कर ही हाँ, रहे हैं, सब रह भी खाना खा लेंगे। रहा है, सब कर रहा है, रह भी लेंगे तो ले लिया। जी। बस ले लिया। अभी क्या, मुझे इतने दिन रात का ड्यूटी किया ना, तो कंप्लेन चला गया जी, एक आदमी था ये शिफ्ट रात में में आ ही ही क्यों नहीं कर रहा है? रहे, हाँ। शिफ्ट में आ ही नहीं रहे। तो फिर आया मेरे नोटिस, जे नहीं आपको तो शिफ्ट में आना पड़ेगा, आप डे करिए कम से कम हाँ, 4 मतलब 5 6 निश्चित महीने। करिए दिन में, हफ्ते में हाँ, 2 फिर दिन ये, 2 दिन नाइट, 2 दिन। हाँ जी। तो मेरे डे शिफ्ट दे दिए। ओ, तो डे शिफ्ट मतलब 7 बजे से 2 बजे, 2 3 बजे, 3 बजे के बाद फ्री है। अभी मुझे मालूम है ये मानिकदा को पास ना तो ब्रेकफास्ट का पैसे है और ना लंच का पैसे है। जी। तो मैं क्या करूं, अभी उनको हाथ में पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, ऐसे साथ में खा लेते थे, रिलेशन ही अलग बात ऐसे, थी। खाना अलग बात है। जी, साथ में खाना अलग चीज है। तो मैं सुबह उठ जाता था, क्योंकि मुझे 6 बजे आके निकलना पड़ता था। मानिकदा सोए रहते थे, उनको जरूरत नहीं है जी, जी। जल्दी, तो मैं पैसे उनको तकिया का नीचे रख के चले जाते। अच्छा। एंड तक, मतलब जब तक मैं मानिकदा के साथ था, ना तो उन्होंने कभी बोला मुझे पैसे मिला, हाँ, ना मैंने कभी पूछा पैसे मिले कि नहीं। मिले कि नहीं। हाँ, क्या बात है। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं मौन संबंध। क्या बात है। और वो संबंध एक आम ये आया जो उन्होंने पिक्चर फाइनली शुरू हुआ।
दादा ये बताइए कि आप डायरेक्टर का काम करने लगे यानी निर्देशन करने लगे, या कुछ और क्या काम आपको सौंपा गया और क्या क्या किया आपने? शुरुआत तो मैं क्लैपर बॉय 4th असिस्टेंट उन्होंने रखा, जबकि मुझे दुख हुआ मन में, कम से कम 2nd 3rd असिस्टेंट तो रख सकते थे। कोई बात नहीं, मुझे असिस्टेंट का पद तो मिला, मतलब आज कदम भी रखा घर आपने। पिक्चर देखेंगे तो असिस्टेंट में मेरा नाम तो है। कदम तो रखा आपने, स्क्रीन पर आया आप। उसमें वो टाइम एग्रीमेंट होता था, तो एनएनसीपी प्रोडक्शन में मेरे एग्रीमेंट हुआ महीना में 200 रुपया। सोचिए अभी आदमी चलाएगा कैसे, इसीलिए सब भाग गए ज्यादा लोग। नौकरी छोड़ा नहीं, मैं नहीं छोड़ा। वो 200 रुपया मेरे लिए ये था जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था। हाँ, और पर्दे पर आपका नाम आना था, एनएनसीपी जी से नाम जुड़ना था, वो बहुत बड़ी बात थी। और आज इस समय एक बात इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरा अचीवमेंट कोई पूछते हैं, आप भी शायद पूछने वाले थे, जी आपको क्या लगता है जी आपका अचीवमेंट क्या रहा है? मुझे लगता है मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि घर पिक्चर एनएनसीपी प्रोडक्शन में मैं क्लैपर बॉय ज्वाइन किया था 200 रुपया सैलरी मंथली। उसी प्रोडक्शन में मैं डायरेक्टर बना एनएनसीपी प्रोडक्शन में, तीसरा कौन पिक्चर। क्या बात है। मिथुन चक्रवर्ती और लॉट ऑफ पीपल्स। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा अचीवमेंट है। सही बात है। जिसमें क्लैपर बॉय था उसी जगह में मैं डायरेक्टर बना। वाह वाह वाह। तीसरा कौन, इस फिल्म का एक गीत अभी सुन लेते हैं। इसको पता ना उसको खबर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। इसको पता ना उसको खबर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। ना मैं ना तो है तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन। इसको बताना उसको खबर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। इसको बताना उसको खबर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। ना मैं ना तू तो है तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा पूछ रहे सब नाम है क्या, कोई न जाने उसका पता। पूछ रहे सब नाम है क्या, कोई न जाने उसका पता। जिसकी तलाश में सारा शहर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। ना मैं ना तू तो है तीसरा कौन, तीसरा
कहाँ कब आएगा, कोई सितम कर जाएगा। जाने कहाँ कब आएगा, कोई सितम कर जाएगा। पल में बदल देगा मंजर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। ना मैं ना तू तो है तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा तीसरा कौन, तीसरा कौन। इसको पता ना उसको खबर, ढूंढ रही जिसे सबकी नजर। ना मैं ना तू तो है तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा कौन, तीसरा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्थो घोष जी से। जी हाँ, निर्माता, निर्देशक और एक लंबी पाली खेली है आपने इस फिल्मी दुनिया में, हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो। और अभी हमने जैसे बात की कि तीसरा कौन, सबसे बड़ी बात जैसा कि आपने कहा कि एनएनसीपी बैनर में जो आपने जब क्लैप बॉय की तरह से शुरुआत करने वाले, आपने उसी बैनर में तीसरा कौन ये फिल्म बनाई, यानी कि उसका निर्देशन किया। बधाई, बहुत बहुत बधाई। उस समय आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब मैं फिर एक चीज कम से कम मुझे हासिल हो अचीव गया किया मैंने। जी, हासिल हो गया आपको। अच्छा, चलिए, ये माणिक चटर्जी जी के बाद जो आपने असिस्ट किया या जो आपने बताया चौथे नंबर पर, उसके बाद की यात्रा क्या रही, कैसे शुरू हुई? उसका बाद की यात्रा ये हुआ ना, यही बोल रहा था मैं आपको कि मुझे बहुत जल्दी मैं एहसास किया जी मैं डायरेक्टर बनूंगा। चलिए, मैं कुछ चीजें सीख गया, टेक्निकली समझो कुछ जो माइंड में था वो क्लियरिटी हो गया, पर मैं प्रोड्यूसर को मैं क्या करूं, क्या दिखाऊं। मैं देखा जी एक म्यूजिक डायरेक्टर आता है प्रोड्यूसर के पास या डायरेक्टर के पास, वो गाना सुनाता है, मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे बनाया मैंने, ऐसे सुनिए, ये रोमांटिक सुनिए, ये आइटम सॉन्ग सुनिए, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या दिखाएं? कोई एक्टर आता है, वो एक्टिंग करके दिखाता है। मैं सोचा मैं क्या दिखाऊं, डायरेक्टर क्या दिखाएगा, उनको पास तो कोई फिल्म ही नहीं है दिखाने के लिए। जी। तो फिर मैं रियलाइज किया जे मुझे ऐसे सब्जेक्ट अभी बनाना है जो मैं प्रोड्यूसर को नैरेट करूं तो उनको लगे अरे इतना अच्छा सब्जेक्ट अगर नैरेट कर सकता है और असिस्टेंट का काम करके आए तो डायरेक्शन भी शायद ही कर पाएगा। जब ये सोच सकता है, ऐसा दिखा सकता है, तो ऐसा बना भी सकता है। और क्योंकि इसने असिस्टेंट का बैकग्राउंड में काम किया हुआ जी। और फिर मैं राइटिंग शुरू किया। अच्छा। सब्जेक्ट बना, कहीं दूर दूर जाके सबको सुन, जहां भी खबर मिलता था कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोड्यूसर बनना है, जाके सुना देता था। धीरे धीरे वो रिहर्सल भी हो जाता था। हाँ। भले ही काम नहीं मिला, हाँ, लेकिन सीखते चले गए आप। धीरे धीरे करेक्शन भी होते गया वो जी, बोलते बोलते कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ, यहाँ पर तो और ये प्रोड्यूसर को अच्छा लग गया उसी प्रोसेस में। वो बोला अच्छा है तो कौन आर्टिस्ट हो सकता है। हाँ। मेरे ये स्ट्रगल पीरियड में ये मैं टाइम का बोल रहा हूँ, ये 1979 जी। तब तक ये चला गया करीब 4 साल। इस प्रोसेस में मिठुन स्ट्रगल कर रहा था जी। मिठुन क्योंकि बंगाली थे, हम भी बंगाली थे, हम लोग कहीं मिले, फिर हमारे स्ट्रगल दोनों एक साथ भी चालू हो गया। कहीं भी हम लोग जाते थे, वो प्रोडक्शन में जाते थे, मैं भी प्रोडक्शन में, कहानी एक ही जैसी थी, एक ही जैसे हम थे, भी वो भी परेशान, तुम भी प्रॉब्लम था, वो भी परेशान। परेशान है। तो मिठुन को साथ थोड़ा दोस्ती हो गया और मिठुन को थोड़ा पिक्चर मिलना शुरू हुआ और एक पिक्चर उसको चला भी है उस समय, सुरक्षा बोल के एक पिक्चर जी, सुरक्षा। हाँ, वो चल भी गया था। तो मैंने बोला मिठुन को मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसको साथ रिलेशन है। बोला तो अच्छा है, मिठुन तो आज मतलब अपकमिंग है और अच्छी एक्टिंग तो अच्छी कर ही रहते हैं। ऐसा है ना कि यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं, कैसा रहेगा?
रुलाने का, हंसने का, हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। मस्ती है, सोचो तो महंगी है, ले लो तो सस्ती है, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। तो ये बताइए कि इस फिल्म में फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ और कौन था? मिथुन चक्रवर्ती, जरीना नवाब, दादा मुनि मतलब अशोक कुमार जी और उत्पल दत्त। क्या बात है, वाह। मतलब दोनों लेजेंड ऑफ ये कैरेक्टर आर्टिस्ट में उस समय, और ये मिथुन और जरीना। और म्यूजिक में आ गया सलील चौधरी, वाह वाह, वो भी एक बहुत बड़ा नाम और बहुत सुंदर। अरे सुंदर। तो ये सब मिलके हो गया पिक्चर शुरू 1979, जबकि मैं हार्डली एक फिल्म ही मतलब कंप्लीट किया है। जी जी जी, असिस्टेंट की वो भी जी। पर उसका बाद 5-6 रील तक बन चुका जी, और फाइनेंसर और प्रोड्यूसर का झगड़ा हो गया। अच्छा, पिक्चर रुक गए। अरे वो रुकना मतलब ये हुआ कि सीधा 8 साल कोई काम नहीं। अच्छा, ओहो। कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिला, नौकरी नहीं छोड़ा।
अच्छा, वही मैं पूछने वाली थी कि नौकरी आपकी बची है कि नहीं अभी? बचे हुए थे, छुट्टी लेके कर रहा था, नौकरी को छोड़ा नहीं। वाह। मुझे लगा नौकरी मैं करूंगा इसको, मतलब समझ लीजिए जिस दिन पिक्चर का स्टार्टिंग डे था उस दिन भी मैं काम करके शूटिंग पे आया था। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा होता है कि सिर्फ हमें आश्वासन भर मिल जाता है और हम ना जो पिछला जो भी चीज है उसको तुरंत किनारे रख देते हैं और ये सपने बुनने क्या लगते हैं और सोचते हैं सपने हमारे नहीं, हकीकत में मैंने बदल उस चुके स्ट्रगल हैं। पीरियड देख लिया था ना। हाँ। ये यहाँ पर पैसे तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं सरवाइव कैसे करूंगा जी। मुझे एक सर्वाइवल का जगह एक है, ये सोच बना तो के रखना जरूर। उसको रखिए साथ में। Anyhow, तो पूरा 8 वर्ष आपका निकल पर गया। 8 साल कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, बनते बनते बंद, बनते बनते बंद। मतलब उधर स्क्रीन चल रही है आपकी, लिखी जा रही है कहानी ऊपर। बस ऊपर उन्होंने क्या स्क्रीन प्ले बनाया, सिचुएशन ये आ गया जी। ये मैं डिसीजन लिया, इस बीच में शादी हो गया मेरा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शादी नहीं करने वाले थे, फैमिली से इतना प्रेशर आया, शादी कर लिए। मतलब सारे लोग वैसे शादी सिर्फ फैमिली के प्रेशर में कर लेते हैं। नहीं, सारे उस लोग का जमाने में मालूम ऐसे। नहीं, पर मेरा तो मतलब फैमिली का जी। प्रेशर में ही हुआ था और अरेंज मैरिज भी हुआ था, कोई बात नहीं, पर एक जिम्मेदारी तो आ गया ना। तो नौकरी का तो अभी वही नौकरी था, अभी भरोसा था, क्योंकि इधर का तो मैंने शादी किया था, ये बोला ही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कर कभी रहा हूं। कोशिश किया था, ये बोला ही नहीं। क्योंकि बोल के क्या फायदा, हुआ नहीं ना। हाँ, सही बात है। बोल के क्या फायदा, क्या जब कोई काम हुआ ही नहीं। फिर नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं घर में भी नहीं मालूम था कि मैं 4-5 रील बनाया था। अच्छा है, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ भी गड़बड़ होगा तो फिर वो तो सारा ऐसे हो जाएगा जी हम। दादा, आपकी बातों से ये लग रहा है, श्रोताओं के लिए खास तौर से जो आपके व्यक्तित्व से अभी तक जो बात से ये लग रहा है, यहाँ पर जरूर मैं इशारा करना चाहूंगी या बताना चाहूंगी जो मुझे महसूस हो रहा है। आप बहुत संयत हैं। जैसे कि जो आपका सपना था कि बासुदा से आप मिले और आपने वो किया, लेकिन आपने इस अपनी खुशी को, इस एहसास को संभाल कर रखा। अगर आप ये प्रकट कर देते तो शायद वहीं आपके घर में ब्रेक लग जाता, आपकी सारे उस पे, है ना। इसके लिए लेकिन इसको संभालना बहुत बड़ी बात है। ये जो जज्बा है वो बहुत बड़ा है, हम इसको सलाम करते हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है जो आपकी जो सफलता है उसके पीछे का राज भी शायद यही है। ये तो मालूम नहीं है, पर मैं वही बोल रहा हूँ जो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पर काम नहीं आता नहीं, है। लेकिन आपने संभाला उसको, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो नौकरी को चलाया आपने, साथ साथ इतना संघर्ष और करते उसके हुए। बाद शादी कर लिए, वाह। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सबसे बड़ा संघर्ष। अभी तो नौकरी भी छोड़ी भी नहीं सकता हूँ। और तभी क्या हुआ, मैंने डिसीजन ये लिया, एक पॉइंट पे 8 साल गुजर गए जी, अब मैं बॉम्बे छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा। मतलब दूसरा कोई जगह पे काम करूंगा, टेक्सटाइल में ही, अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, बहुत मिल तो थे, बहुत सारे मिल। क्योंकि मेरे जो सपना था बैनर में पार्थोगो, डायरेक्टेड बाय पार्थोगो, वो दिखता रहेगा मुझे। हर वो फिर देख के रखता तो कितने लोगों का आ रहा है, मेरा नाम तो कभी नहीं आएगा। अभी तो दूर दूर तक कभी कोई चांस नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री से हट गया है ना मैं एकदम। जी जी बिल्कुल। मतलब फेंक दिया मुझे 8 इंडस्ट्री वर्ष के बहुत ज्यादा होता है। बाहर फेंक दिए जी। एकदम, सब रिलेशन टूट गया, सब फिर? पहचान सब टूट गया। ओह। नैया डूब गई। फिर तो कैसे अभी उभरी? जाने के लिए मैं एप्लीकेशन करना शुरू कर दी। अच्छा। जी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ। ये शहर में मुझे वो देखने में वो मुझे वो जो खींचता रहेगा मुझे और तकलीफ होती रहेगी, दर्द जब होगा। शादी कर लिया तो शादी को निभाना ही है। जी जी। निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से बातचीत जारी रहेगी, उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत।
दादा ये बताइए कि आपने तो पूरी तैयारी कर ली कि आप मुंबई छोड़कर चले जाएंगे और आप आज यहीं रुके हैं। एक दिन इसी समय जब मैं एप्लीकेशन कर रहा जी। तो मेरा वो जो पिक्चर था उसमें एक साउंड रिकॉर्डिस्ट था सैयद भाई करके। अच्छा। वो काम कर रहे थे क्योंकि साउंड रिकॉर्डिस्ट था, उनको काम मिलते रहे, वो करते रहे। तो सडनली गेट से फोन आया मेरे पास, मेरे डिपार्टमेंट में, मैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट में था, स्पिनिंग मास्टर भी बन चुका था। अच्छा। इस प्रोसेस में 8 साल। तो बोले सैयद जी बोल के कोई आया मिलने के लिए गेट पे, क्या करना है? मैं तो पहले रिकलेक्ट ही नहीं कर पा रहा था जी। मैं बोले 1 मिनट उनको आप रुकिए, हो सकता है मेरा मैं आता हूँ गेट पे। गेट में पहचान गया, बोला अरे सैयद भाई आप? बोला हाँ मैं आया हूँ। मैं बोला चलिए बाहर रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बाहर मिल का बाहर, मतलब कुछ खाते पीते हैं। लेके गए बैठे। मैंने क्या बात है आप यहाँ आए मिलने के लिए? तो बोला दादा ऐसे है ना जी, आपको मैं काम करते हुए देखा, आपका अंदर इतना जुनून था और अब काम भी बहुत अच्छा हो रहा था, चलो नहीं बने पिक्चर, उनका प्रॉब्लम था ये भी, जो वॉट एवर इट इज। मेरे पास एक पार्टी आया है, पहली बार आया है, ये मुरादाबाद में रहते हैं, उन्होंने वो पीतल का वहाँ पर बहुत बड़ा जी, है, पीतल का काम है जी, काम रहते हैं, उनका फैक्ट्रीज है, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत, तो फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं उनसे मेरे ताल्लुकात था, उन्होंने बोला कोई एक अच्छे बहुत नामचीन नहीं चाहिए, उनका उतने पैसे का नहीं बजट है, व्यवस्था नहीं है, तो आप कोई डायरेक्टर सजेस्ट करिए। तो मुझे लगा यार आप इतना स्ट्रगल किए हैं उस समय, इतने अच्छे बना भी रहे थे, हम तो देख रहे थे, मैं सोचा आपको एक बार कांटेक्ट करूं जी। पर उनको सब्जेक्ट चाहिए। मैं बोला 8 साल में तो मैं सब्जेक्ट ही बनाया क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं, और पर वो लिखना ही तो काम था, दिमाग भी चल रहा था है, तो वो काम बहुत किया मैंने। अच्छा, मतलब ये 8 साल में आप लिखते रहे क्योंकि मुझे तो और कोई रास्ता नहीं, वही तो जाके सुनाना है, क्योंकि फिर तो नया करके स्टार्ट हो गया लाइफ। बिल्कुल। तो मैं बोला मैं सुनाऊंगा ना, टाइम रख लिया। उन्होंने बैंड स्टैंड में उनका फ्लैट था, खरीद के रखे थे, जब आते थे पैसे वाले वहां पर ही रहते थे। चले गए शहीद भाई, मिला, गुलाब हुसैन नाम थे। अच्छा। गुलाब भाई मिले, बोला शहीद भाई, बोला ये पार्थो घोष है, इन्होंने एक फिल्म बनाया पर कोई कारण से नहीं बने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, पर ये काम जानते हैं, मैंने देखा, तो मैं लेके आया, आप अगर कोई सब्जेक्ट सुनाए सुनाएंगे हो। तो मैंने एक सब्जेक्ट सुना दिया, उनको पसंद आ गया। क्या बात है, पसंद आ गया, और उन्होंने कहा जी इसको बनाते हैं, पर बजट मेरा बहुत बड़ा नहीं है, इसमें कौन आर्टिस्ट क्या हो सकता है देखिए आप। जब मैं जा रहा था बाहर, इसे एक काम मिल गया, मतलब वो बोलते हैं ना डूबते हुए लोगों को तिनका का सहारा ही बहुत, तिनका का सहारा, या यूं कहें मुंबई ने फिर खींच लिया आपको। कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो, कुछ अभी भी, मत जाओ, छोटे ही हो कुछ भी हो, कुछ तो मिला। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। दिल की बात अटक गई दिल में, मुंह से हाय कहीं ना जाए। तेरे नैन पे कविता लिखे कलम टूट के रह जाए। तेरी सुल्फ की बात चले तो बिन बादल बरखा हो जाए। ऐसा तीर चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही ना जाए। गोरियों चाल की क्या मिसाल दे, हिरनी नागिन भी शर्माए। मेरे दिल पे गिरे बिजलियां, कमर पे जब चोटी लहराए। तेरे रूप की धूप के आगे दर्पण भी टुकड़े हो जाए। पड़ जा
चला मेरे दिल पर जिसकी मार सही न जाए। दादा, वैसे तो दिल कर रहा है कि आपसे यूं ही बातें करते रहें। ये लंबी बातचीत का आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी जरूर सुनिएगा निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से बातचीत उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पार्थो घोष से रेणु चतुर्वेदी की लंबी बातचीत का दूसरा हिस्सा। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का तीसरा हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। उजाले उनकी यादों के।